किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम आप तक लेके आते रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण विषय, और उन विषयों से जो जुड़ी हुई जानकारी है उनको विस्तार देते हैं, आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, वो अपनी खेती किसानी से और बेहतर लाभ ले सकें, पशुपालन में और बेहतरी कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। हेलो किसान के आज विषय में हम बात करेंगे पशुपालन के दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, और वो दोनों विषय कौन से इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लाइव जुड़ते हैं हमेशा की तरह, और आपके सवालों का समाधान, समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज हेलो किसान में हम किस विषय को लेकर हाजिर हुए हैं, जिन विषयों से जुड़कर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। तो हेलो किसान में आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में पशुपालन प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है और कौन कौन से बदलाव आपको करने हैं। साथ ही साथ शुकर पालन कैसे करना है, कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हमारे पशुपालकों के लिए कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए या आपके मन में कोई संशय है, तो आपको इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछने हैं। और सवाल पूछने के लिए आपके पास 3 माध्यम होते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले माध्यम जो होता है वो है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले 1800-11-3060, 1800-11-3060। फ़ोन करते समय किसान भाई हमेशा की तरह ये बात ध्यान रखें कि अपने टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो, ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके और आपके समस्या का समाधान सही तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता, वो किसान भाई व्हाट्सअप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8800-520-717। इसके अतिरिक्त किसान भाई ईमेल के जरिए अपने सुझाव, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी सवाल है, कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने सवाल पूछ डालिए। हमारे जो एक्सपर्ट हैं विषय से जुड़े हुए आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब वक्त हो गया उन एक्सपर्ट से मिलने का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो बिना देर किए हुए सीधा रुख करते हैं डॉक्टर विपुल ठाकुर जी का। डॉक्टर विपुल जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आप सहायक प्रोफेसर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से। और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आप वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, असम से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर विपुल ठाकुर जी से हम करते हैं। डॉक्टर विपुल जी, जिस तरीके से खेती किसानी में तमाम बातें बहुत ध्यानपूर्वक किसान भाई रखते हैं, उसी प्रकार अगर हम पशुपालकों की बात की जाए तो ये बदलता हुआ मौसम बहुत गंभीर है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। अगर इस बदलते हुए मौसम में कुछ सावधानियां बरत ली जाएं तो आने वाली जो सर्दियों का मौसम है उसमें पशुपालक भाई निश्चिंत रूप से पशुपालकों अब जो पशुधन है उससे लाभ लेते रहेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रारंभिक तौर पर, फिलहाल इस समय देखा जाए तो? धन्यवाद पुलकित जी। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बदलते मौसम में मनुष्य के शरीर में भी तनाव उत्पन्न होता है और उसकी मेटाबॉलिज्म में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं। उसी प्रकार से हमारे पशु, खासतौर पे जो दुधारू पशु हैं, क्योंकि उन पे एक स्ट्रेस होता है, पहले से ही तनाव होता है उत्पादन करने का, तो बदलते मौसम में वो भी, उनके शरीर में भी तनाव पैदा होता है, जिसके कारण वो उनकी जो है बीमारियों के प्रति जो बीमारियां होने की संभावना उनके अंदर बढ़ने लगती हैं। तो इस समय हमें उनके आवास प्रबंधन पर और खान पान प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, जिस पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो इन सब में हमें थोड़ा ठंड से बचाना कैसे है, गीला फर्श ना हो, मोटी मोटी सी बातें मैं बता रहा हूँ। और खान पान में भी थोड़ा हमें परिवर्तन लाना होता है, ताकि वो आने वाला जो सर्दियों का मौसम है उसी पे हम चर्चा करेंगे आज, उससे वो बचे रहें और बीमारियां उनमें ना हो और वो अच्छा उत्पादन हमें देते रहें। जी, तो इन तमाम बातों का जिक्र हम करेंगे और इन चर्चाओं को, इन जानकारियों को विस्तार भी देंगे। लेकिन फिलहाल इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। हल्की हल्की ठंड दस्तक दे चुकी है। कुछ ही समय बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में इस बदलते मौसम में पशुपालन प्रबंधन करना जरूरी है।
सर्दी में पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता कम न हो और उनका स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए पशुओं की देखभाल करें। पशुओं के भोजन से लेकर उनके रहने तक का अच्छा प्रबंध करें ताकि वो बीमार न पड़ें और सही मात्रा में दूध देते रहें। खासकर नवजात और 6 महीने तक के बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठंड में अक्सर पशु सुस्त और थकान सी महसूस करते हैं। सामान्य से नीचे तापमान जाने पर पशुपालकों को उनके खान पान व रखरखाव पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से पशु के बीमार होने की आशंका कम हो जाएगी। ठंड लगने से पशु बीमार होंगे तो वे कम चारा खाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण पशु कमजोर हो जाते हैं। बाद में पशु दूध देना भी बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, कई बार बीमारी बढ़ने पर पशु की मौत भी हो जाती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इन सब परेशानियों से बचा जा सकता है। ठंड में बीमारियों से बचाने के लिए पशुओं को कम से कम 25% हरा चारा और 75% अच्छा सूखा चारा खिलाएं। ताज़ा और साफ पानी पिलाएं। पशु को सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं। साथ ही बिनौला, खल व खनिज मिश्रण दें। सर्दी में पशुओं को खुली जगह की बजाय ढके स्थानों पर रखें। रोशनदान, दरवाजों और खिड़कियों को टाट या बोरे से ढक कर रखें। पशु बाड़े में गोबर और मूत्र निकास की उचित व्यवस्था करें, जिससे वहां जल भराव न हो सके। पशु बाड़े को नमी से बचाएं और ऐसी व्यवस्था करें कि सूरज की रोशनी पशु बाड़े में देर तक रहे। सर्दी में पशुओं के नीचे सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। ज्यादा देर तक उन्हें गीले में न बैठने दें। धूप निकलने पर शेड के अंदर से बाहर निकालें। रात को ठंडा पानी न पिलाएं। दोपहर से पहले ताजे पानी में पशुओं को नहलाएं। वहीं कमजोर पशुओं को नहलाने की बजाय सूखे कपड़े और पुआल से रगड़कर उनके शरीर की सफाई करें। बिछावन में पुआल का इस्तेमाल करें। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि बदलते हुए मौसम में आपको पशुओं की देखभाल किस प्रकार से करनी है। अपने दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं शूकर पालन की, जिसके लिए रुख करेंगे डॉक्टर सुनील कुमार जी का। डॉक्टर सुनील कुमार जी, शूकर पालन भी एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है और कम समय में ज़्यादा बढ़वार भी देता है। शूकर पालन से जोड़ने के लिए जो किसान भाई हमारे हैं या फिर जो पशुपालक भाई इसकी तरफ मुड़ना चाहते हैं, उनको किन बातों से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करनी चाहिए और शूकर पालन व्यवसाय किन किसानों के लिए सबसे उचित व्यवसाय है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि शूकर पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। इसमें सबसे खास बात क्या है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है जी। अगर हम गाय भैंस के मुकाबले में देखें तो इसमें रखने की जगह कम चाहिए, खर्चा जो लगाया जाता है फार्म के अंदर वो भी कम लगता है और एक बार में ज्यादा बच्चे मिलते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो अंतराल है वो भी बहुत कम है। आमतौर पर अगर हम मान के चलते हैं कि अगर कोई 6 महीने की अगर एक मादा है तो वो 6 महीने में गाभण हो जाती है, जबकि दूसरी जो गाय भैंस हैं वो कम से कम 2-3 साल ले लेते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। तो उसके बाद फिर जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो भी शुक्रों में बहुत कम है, जैसे कि 114 दिन, लेकिन गाय भैंस में 9 से 10 महीने। तो उसके बाद जो बच्चा होता है वो भी जल्दी हो जाते हैं और बच्चे एक साथ 10-12 मिल जाते हैं शुक्रों में, जबकि गाय भैंस में एक मिलता है। तो इस वजह से इसमें कम खर्चे में आपको ज्यादा आमदन होती है। और सबसे खास बात क्या है कि जो फीड है, फीड आप इसको जब शुक्र को देंगे या आपके पास कोई कमर्शियल फीड है या लोकल फीड है, उससे उत्तम क्वालिटी का आपको मीट मिल जाता है। तो ये इसके कारण ये इसकी बहुत ही फीड दक्षता रूपांतरण की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। इसकी वजह से इसको एक बहुत अच्छा व्यवसाय माना जाता है। मैं आमतौर पर कहता हूं कि शुक्र पालन एक तरह से एक आदमी के लिए, फार्मर के लिए एक एटीएम का काम करता है। एक पिगलेट का दाम मार्केट में 5 से 6 हजार रुपए है। अगर वो जन्म के समय 10 से 12 बच्चे उसके पास मिल जाते हैं, तो जब वो थोड़ा पिगलेट बड़ा हो जाता है 2 से 3 महीने का, तो उसको आराम से 5-6 हजार रुपए मिल जाते हैं और अपने फार्म की आवश्यकताएं और घर की आवश्यकताएं वो पूरी कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुक्र पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी स्कीमें चलाई हैं, जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में फार्मर को बहुत अच्छी सब्सिडी दी जा रही है।
फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे से पिगलेट और पिग्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फार्मर अपना फार्म खोल सकते हैं और अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। जी, आपसे इन जो स्कीम्स हैं इसके बारे में भी जानकारी लेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक रिपोर्ट के लिए और इस शुकर पालन को लेकर क्या कुछ खास एक रिपोर्ट के जरिए पहले समझ लेते हैं। शूकर पालन को कम कीमत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय माना जाता है। शूकर को मांस के लिए पाला जाता है। शूकर पालने का फायदा ये है कि एक तो ये एक ही बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता रखता है। इनसे मांस भी ज्यादा मिलता है। दूसरा, शूकर में दूसरे पशुओं के मुकाबले साधारण आहार को मांस में बदलने की काफी ज्यादा क्षमता होती है, जिस कारण रोजगार की दृष्टि से शूकर पालन फायदेमंद साबित होता है। बता दें कि शूकर पालन कोई भी कर सकता है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग भी बाजार में ज्यादा रहती है। हालांकि शूकर पालन के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे शूकर पालन के लिए घर बनाते समय सर्दी, गर्मी, बरसात, नमी और सूखे से बचाव का ध्यान जरूर रखें। शूकरों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शूकर बाड़े में घूम फिर सकें। शूकरों के घर की छत ढलवां होनी चाहिए और घर में रोशनी व पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इनके रहने की जगह पर साफ सफाई का खास ध्यान रखें। अगर सही तरीके से शूकर पालन किया जाए तो 6 से 8 महीने में ही अच्छी आमदनी होनी शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर अगर संबंधित विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेकर शूकर पालन करें तो अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। तो शूकर पालन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है, जिस प्रकार से किसान भाई इन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कैसे इन चीज़ों को विस्तार देना है इसे भी हम समझेंगे। फिलहाल डॉक्टर विपुल ठाकुर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विपुल ठाकुर जी, बदलते हुए मौसम में जब पशुपालन प्रबंधन की बात कर रहे हैं, मैं आपके पास लौटता हूँ। फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कन्हैयालाल प्रजापति उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। कन्हैया जी, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कन्हैया जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कन्हैयालाल जी, सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ, कि जाड़े के दिनों में ढोर का रख रखाव कैसे किया जाता है पशुओं का? जी, जाड़े के दिनों में। जी, आपका सवाल सुन लिया कन्हैया जी, आप जवाब सुन, आपके सवाल को शामिल करते हैं, जवाब सुनिए आप। जी, डॉक्टर विपुल ठाकुर जी। जैसे कि कन्हैया जी ने, और जो आज का हमारे टॉपिक भी है मुख्य चर्चा का, कि किस प्रकार से प्रबंधन करना है बदलते मौसम में, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो हम सर्दियों पर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी बताया कि जो पशुशाला है इस तरह से डिज़ाइन की जानी चाहिए कि उसमें सर्दियों में धूप अधिक से अधिक आए और गर्मियों में, क्योंकि सूरज थोड़ा ऊंचाई से निकलता है, अर्थ का और धरती का और सूर्य का एंगल थोड़ा अलग होता है, तो ऊंचाई से निकल जाता है, तो दिन भर उसमें धूप आ सके, इस तरह से हमारी पशुशाला होनी चाहिए। लेकिन साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें हवा, क्योंकि ठंडी चलती है और हवा के माध्यम से भी ठंडी लग सकती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा उसके अंदर ना जाए, इसलिए हमें कुछ पर्दे वगैरह भी लगा के रखने हैं। और ऊपर हमें शीशे के रोशनदान हम लगा सकते हैं, जिससे धूप तो आती रहे लेकिन हवा डायरेक्टली ना आए। दूसरा, रख रखाव में हमें ये भी ध्यान रखना है कि फर्श बहुत ज़्यादा गीला ना हो, फर्श सूखता रहे, क्योंकि हम सर्दियों में पंखे आदि भी नहीं चला सकते। तो हम या तो गद्दों का इस्तेमाल करें, दुधारू पशुओं में वो थनैला रोग से भी बचाने में मदद करते हैं, थनों में वाले जो रोग हैं। दूसरा, वो सूखे भी रहते हैं और उनके ऊपर हम पुआल, जो ये मूंजी की, जो धान की जो कटाई के उपरांत पुआल आती है, उसको बेडिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि गुदगुदापन भी रहे, उससे गर्माई भी रहेगी, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, छोटे पशुओं को भी ध्यान रखने की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस समय, उनके ऊपर हम थोड़ा दरी या कोई बोरी से बना हुआ कपड़ा डालें ताकि उनको ठंड ना लगे। इसके अलावा पानी की भी व्यवस्था, जो हम खान पान में भी चर्चा कर लेंगे, ताज़े पानी का इस्तेमाल करना है और साफ़ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नहलाता पशुपालक इन दिनों में सर्दियों में कम है। तो नहलाए तो या तो गुनगुना पानी से यदि संभव हो तो वो नहलाए, और यदि ज़्यादा पशु हैं तो कम से कम वो ताज़े पानी में धूप के समय में ही पशु को नहलावे। और अगर नहला भी नहीं पा रहा है तो, क्योंकि किल्ली आदि की समस्या हो जाएगी अगर उसकी स्किन की सफाई डेली नहीं होगी, और क्योंकि गीलापन सर्दियों में रहता ही है कुछ माध्यम से, तो ब्रश ले ले या उसको पुआल के माध्यम से रगड़े, तो ब्रशिंग जरूर करेगा अपने जानवर की, उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, जानवर खुश रहेगा तो अच्छा खाएगा पिएगा भी, और आप जो भारी परजीवी हैं उनसे भी पशु को मुक्त रख सकते हैं। तो विशेषकर यही बदलाव कि हमें ठंडी हवा से बचाना है, धूप उपयुक्त मात्रा में आनी है,
दिन के समय बाहर बांध सकते हैं पशु को, अगर यदि आप 1-2 पशु पाल रहे हैं तो, ताकि उसे धूप मिलती रहे। ये विशेषकर ध्यान रखने की रख रखाव में ज़रूरत है। जी, तो इस प्रकार से रखरखाव को आप परिवर्तन करके अपने पशुओं की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, जैसे कि आज हमारा दूसरा विषय है कि सर्दियों में हमें पशुओं की देखभाल भी करनी है, उचित प्रबंधन करने हैं। सूकर पालन की अगर हम बात करें तो इसमें सर्दियों में क्या विशेषकर ध्यान रखें? जो पशुपालक भाई हैं जो ऑलरेडी सूकर पालन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई विशेष सावधानियाँ होती हैं? चाहूंगा कि जो सुकर का हाउस है, जो सुकर बाड़ा बनाया जाता है, वो हमेशा गर्मियों के हिसाब से बनाया जाना चाहिए और उसको सर्दियों के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है सर्दियों के टाइम में। सबसे पहली बात यही होगी। और उसकी जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए। उसके अंदर सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए। उसकी जो दीवारों की हाइट है जो मिनिमम 3 फीट हो फीमेल के बाड़े के लिए और 3.5 फीट हो मेल के बाड़े के लिए। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं पिगलेट, उनको सर्दी ज्यादा लगती है और बड़े पिग्स को गर्मी ज्यादा लगती है। तो सर्दी से बचाने के लिए बच्चों को क्या करना है हमें, कि जब बच्चे मादा का दूध पी लेते हैं तो उसको एक लकड़ी के बॉक्स में रखना है और उस बॉक्स के अंदर एक बोरी या बस्ता बिछा लेना है और उसके अंदर पिगलेट को डाल देना है। फिर जब दूसरी बार दूध पिलाना है 2-3 घंटे के बाद, या जब भी मादा में से दूध निकल जाता है मेमोरी ग्लैंड में, तो फिर पिगलेट को लेके आना है। फिर दूध पिलाने के बाद फिर वापस डाल देना है। और एक जो गर्मी के लिए बल्ब का प्रोविजन करना है ताकि बल्ब उपलब्ध रहे और उसकी जो गर्मी है सुकरों को मिलती रहे। उसकी जो हाइट है एक प्रॉपर हाइट होनी चाहिए ताकि सुकरों को ज्यादा गर्मी से बल्ब की जो ज्यादा हीट है उससे बचा सके। मेरा कहने का मतलब कि उसकी जो हाइट है एक ऑप्टिमम होनी चाहिए। और इसके अलावा जो उनको अच्छे से जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं वो देने चाहिए ताकि उनका सर्दी से बचाव हो सके। जी, तो इस प्रकार से सर्दियों में भी देखभाल आप कर सकते हैं। सूकर पालन में भी जो बदलाव आपको करने हैं डॉक्टर साहब ने आपको बेहतर तरीके से बताया। दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। रोशन यादव है मध्य प्रदेश से। रोशन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर्दी में ये गैया भैंसी का खान पान का रखे जिसमें दूध न घटे सर। जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर विपुल ठाकुर जी। खान पान प्रबंधन किस प्रकार से रहे जिससे दूध ना घटे सर्दियों में? देखिए, रोशन जी ने बहुत ही उपयुक्त और अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं बता दूं, जैसा कि है कि आजकल हरे चारा जो है सर्दियों में उपयुक्त मात्रा में मिलने लगता है। तो किसान क्या करता है, क्योंकि गन्ने की कटाई भी शुरू हो जाती है तो उसका गोला भी आता है और बरसी की भी, बरसीम जिसे हम कहते हैं जी, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें मिलती है। तो किसान सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा दूंगा तो पशु के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें जो लगभग है 1/4 हरा चारा देना है, बाकी जो 3 हिस्से हैं हमें उसको सूखे चारे के देने हैं। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा देंगे तो पशु के पेट में गैस आदि की समस्या या ब्लॉट की बीमारी जिसे हम कहते हैं वो हो जाती है, जो कि मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी पशु की, वो नहीं हमें देनी है। और जो सूखा चारा साथ में हमें उसे देना है। साथ में पानी, क्योंकि पशु कम पीता है इस समय पे ठंड की वजह से, तो हमें खाने में नमक भी डालना है। लगभग 50 ग्राम नमक रोजाना का, या नमक की डलियाँ भी रख दी जाती हैं खोर में उसकी, ताकि पशु नमक चाटता रहे और उसे प्यास लगती रहे। दूसरा, पानी में ज़्यादातर ठंड, क्योंकि हम बंद जगह पे रखते हैं तो सीधी हवा से तो ठंड नहीं लगती है और टेम्परेचर भी हम रेगुलेट करते हैं। लेकिन क्या करते हैं कभी कभी पशुपालक, रात में जो भरा हुआ पानी है खोर में, उसी को पानी की जो व्यवस्था कभी कभी स्टोर करके रखते हैं, वो पानी दे देते हैं, जो कि बहुत ठंडा हो चला जाता है।
क्योंकि आने वाले समय में तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर भी जाएगा। तो वो पानी नहीं देना है, हमें पशु को पिलाने के लिए हमेशा ही ताज़ा पानी देना है। साथ में हमें जो ये आपको खल आदि की मात्रा भी बढ़ा देनी है, लगभग 2.5 से 3 किलो दूध उत्पादन पे 1 किलो खल अवश्य दी जाती है। तो ये दाने की मात्रा भी बढ़ानी है, साथ में खनिज मिश्रण वगैरह भी देने हैं ताकि पशु को बैलेंस डाइट मिलती रहे और वो उपयुक्त मात्रा में ठंड से बचा रहे, क्योंकि खाना शरीर में गर्मी पैदा करता है। थोड़ा मौसम बदल रहा है तो खाना उसको थोड़ा डिवाइडेड डोजेज में देंगे थोड़ा दिन, क्योंकि चयापचय जो मेटाबॉलिज्म है थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन सर्दियों में वो बढ़ जाता है। तो सर्दियों में पशु अधिक चारा खाता है, जैसे ह्यूमंस को भी भूख ज़्यादा लगती है वैसे ही, तो वो खाना उसे प्रचुर मात्रा में देना है, लेकिन अभी थोड़ा हल्का खाना देना है, बहुत ज़्यादा हरा चारा नहीं देना, इस बात पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी, तो इस प्रकार से खान पान आपको बेहतर तरीके से प्रबंधन करना है। फिलहाल दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। कमलेश कुमार हैं बिहार से। कमलेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। अच्छा सर, जी सवाल पूछिए। एचएफ गाय को हम बक्सर में पाल सकते हैं? जी, आपका सवाल हम तक पहुंच नहीं पा रहा, तकनीकी समस्या है, शायद दोबारा से सवाल पूछिए। एचएफ गाय, एचएफ एक नस्ल होती है गाय का, एचएफ गाय हम बक्सर में पाल सकते हैं? कौन सी गाय की हाँ उत्तर है तो इनका कैसे चाहिए और इनमें कौन सी बीमारी रखी है, इनका उपचार बताएं। डॉक्टर विपुल जी, क्या आपके सवाल समझ पाए? जी, इन्होंने हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो एचएफ गाय जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जो कि विदेशी नस्ल की गाय है और बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली गाय के बारे में इन्होंने पूछा है। क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों से आने वाली गाय है तो सर्दी की समस्या इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उन्होंने रोगों की बात भी की। तो जो ब्लड प्रोटोजोन्स हैं, थिलेरिया, बबेशिया, एनाप्लाज्मा, किल्लियों से फैलने वाले ये रोग हैं, ये इसमें जो भी क्रॉसब्रेड गाय हैं, विदेशी नस्ल की गाय हैं, उनमें बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो मेरा इनसे अनुरोध रहेगा कि एक तो पशु को कभी भी किल्ली ना होने दें, उसकी ब्रश से सफाई करते रहें और हाथ पैर के देखते रहें। खासतौर में पैरों के आगे के आगे के पैरों के बीच में किल्लियाँ जमा हो जाती हैं, तो किल्ली नाशक दवाइयों का प्रयोग अवश्य ही करते रहें। और अगर यदि पशु कभी भी कम खाना शुरू कर दे रहा है या उसका आगे से मुंह सूखा सूखा दिखाई दे रहा है इनको, या जुगाली कम कर रहा है, तो ये ब्लड की जांच अवश्य तुरंत ही कराएं, क्योंकि ब्लड प्रोटोजोन्स की समस्या जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा, हीमोग्लोबिन कम होता चला जाता है इसमें और पशु अचानक से मर भी जाते हैं। तो ब्लड की जाँच ये समय समय पर अपने पशु की ज़रूर कराते रहें। साथ में जब भी मौसम चेंज हो रहा है तो हर लगभग 3 से 4 महीने पर हमें पशु को कृमिनाशक यानी कि डिवॉर्मिंग की दवाइयाँ देते रहना चाहिए इनको हमें, ताकि डिवॉर्मिंग के माध्यम से जो पेट में होने वाले कीड़े हैं जो कि खान पान को शरीर को लगने नहीं देते हैं और उत्पादन में भी कमी आती है, जिसकी वजह से और इनफर्टिलिटी की समस्या भी कभी कभी देखने में आया, क्योंकि खान पान नहीं लगता है शरीर को, मिनरल्स की और सब चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो पेट के कीड़ों की दवाइयाँ भी पशु चिकित्सक से पूछकर ये हर 3 से 4 महीने में अपने पशु को देते रहें, तो इनको उचित लाभ मिलता रहेगा। जी, तो इस प्रकार से कमलेश कुमार जी आप देखभाल कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आप अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी नंदस्वरूप जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ जी, पर पालन जो है आबादी से कितनी दूर और जहाँ पर सीटेज एरिया है वहाँ पे कटे रहते, दूसरी चीज कुछ बीमारियाँ आती जैसे त्वचा का लाभ हो, तेज बुखार आना, क्या होना, दस्त लगना या तेरा मृत्यु हो जाना, में किस प्रकार से सावधान से रहना। जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है नंदस्वरूप जी। रुक करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी का। डॉक्टर सुनील कुमार जी, इनका सवाल है कि सूकर पालन करने के लिए आबादी वाले क्षेत्र से कितनी दूरी पर करना चाहिए और उसकी देखभाल को लेकर किन बातों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना, क्योंकि बीमारी लगने की और खान पान की किस प्रकार से देखभाल करें। ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आबादी से कितनी दूरी पर एक शुक्र शाला होनी चाहिए। जी, अगर हम पास्ट में देखें तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो स्टैंडर्ड हैं पिग हाउसिंग के, उसमें एक डिस्टेंस दी हुई है मोटा मोटी 15 से 20 मीटर। लेकिन उस टाइम वो स्टैंडर्ड बहुत पुराने समय में बनाए गए थे, जो पुराने हो गए उनको रिवाइज किया जा रहा है। उस टाइम शुक्रों की भारत के अंदर संख्या भी कम थी और भारत के अंदर लोगों की आबादी भी कम थी जी। तो वो स्टैंडर्ड की जो डिस्टेंस है वो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है, तो उसको तो रिवाइज किया जा रहा है। इसके लिए अगर किसी को कोई शुक्र पालन खोलना है तो आपके लोकल एरिया में जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है, ग्राम पंचायत है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। वो इसके लिए आधिकारिक तौर पर आपको प्रमाण पत्र या अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो गाइडलाइन है वही फॉलो हो की जा रही हैं। और दूसरा क्वेश्चन जैसे आपने बताया कि पिग फार्मिंग कैसे करें, मुझे जहां तक सुनाई दिया इनका क्वेश्चन साइंटिफिक वे में
पिग फार्मिंग करनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले एक प्रशिक्षण लेना चाहिए। पिग फार्मिंग शुरू करने से पहले प्रशिक्षण के बाद आप 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले नस्ल, आपके पास उत्तम नस्ल के शुक्र होने चाहिए। दूसरी बात हाउसिंग, उसका जो हाउस है साइंटिफिक वे में बनाना चाहिए। तीसरा बात है खान पान, फीड एक उत्तम गुणवत्ता वाला फीड होना चाहिए। चौथा है मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो इन चारों चीजों में सबसे पहले हम बात करते हैं नस्ल। हमारे देश में देसी नस्लें हैं और विदेशी नस्लें हैं और संकर नस्लें हैं जी। तो जो संकर नस्लें हैं वो आपके एरिया के अंदर जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग से आप पाई जाती हैं। उसके लिए एनआरसी पिग के कुछ AICRP सेंटर्स हैं देश के अंदर, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। देश के अंदर इसके अलावा 16 देसी ब्रीड्स भी हैं जिसका पालन आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी ब्रीड हैं जैसे हैम्पशायर है, ड्यूरोक है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। ये विदेशी जातियां भी भारत के अंदर अच्छे से अनुकूलित हो गई हैं, इनका भी आप पालन कर सकते हैं। उसके बाद होता है हाउसिंग जी। पिग हाउसिंग को आपको एक साइंटिफिक वे में बनाना है। साइंटिफिक में पिग हाउसिंग बनाना, जैसे मैंने प्रथम क्वेश्चन में यही बताया था कि जो साइंटिफिक में बनाते हैं हम हाउस, वो एक तरह से गर्मी के हिसाब से बनाया जाता है और सर्दियों में रस्ट किया जाता है। उसमें अलग अलग कैटेगरी के जानवर के लिए, जैसे स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर और अडल्ट, गिल्ड साव और किसी साव के साथ बच्चे हैं, उनके हिसाब से उसको जगह दी जाती है और उनके जगह में जो बाड़े बनाए जाते हैं उनको पेन बोलते हैं। उन पेन के अंदर पूरी तरह से खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। साफ सफाई के लिए पक्का फ्लोर होना चाहिए। उनकी दीवारों की जो हाइट है मैंने बताई थी कि मादाओं के लिए 3 फीट के आसपास और 3.5 के आसपास जो मेल शुक्र है, नर शुक्र है, उनके लिए। और उसकी जो छत है इतनी हाइट पे बनानी चाहिए ताकि जो बरसात का पानी है या जो ज्यादा गर्मी उसके अंदर ना हो, एक ऑप्टिमम हाइट रहे और फ्लोर हमेशा पक्का रहे, उसके अंदर ड्रेन की सुविधा रहे। इसके अलावा मेरे होता है फीड, एक उत्तम क्वालिटी का फीड होना चाहिए। अगर फीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जो शुक्रों के अंदर ग्रोथ वृद्धिमान दर है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। तो और जो उनको बैलेंस फीड दिया जाता है उनकी बॉडी के हिसाब से, बॉडी ग्रोथ के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे क्रीप फीड है, ग्रोवर फीड है, फ्रीसर फीड है। और इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट में हमें ध्यान रखना है कि उनके लिए जो रखने की प्रोटीन फार्म ऑपरेशंस हैं वो अच्छे से बनाने हैं। जैसे दाना देने की प्रक्रिया, साफ सफाई है, टीकाकरण है, आयरन इंजेक्शन है, ये टाइम टू टाइम देते रहना है। और सबसे खास बात है मैं आपको बताना चाहूंगी, शुक्रों में भी कृत्रिम प्रजनन को यूज करना चाहिए। कृत्रिम प्रजनन के द्वारा जो नेचुरल सर्विस के लिए से जो मेल पिग होते हैं उन पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो कृत्रिम प्रजनन अपनाएंगे तो उसमें ज्यादा बच्चे भी मिलते हैं, बोर का रखने का खर्चा भी कम हो जाता है, फीड की लागत भी कम हो जाती है और उसमें आमदन ज्यादा होती है। तो सभी शुक्र किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कृत्रिम प्रजनन को भी अपनाएं और आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जी डॉक्टर सुनील जी, इसके साथ ही जैसे आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया कि प्रशिक्षण लेना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। प्रशिक्षण कहाँ से लें और क्या देश के तमाम संस्थान जो शुक्र पालन के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रशिक्षण लिया जा सकता है? उसके बाद प्रशिक्षण के बाद अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो जैसे फार्मर सब्सिडी की आपने बात करी थी, सरकार द्वारा ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिसके जरिए क्या उनको सहायता राशि मिलती है कि अब शुरुआत के तौर पर आपको एक सीड मनी दे दिया जाएगा, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप बिजनेस ग्रो कीजिए या फिर जब आपका व्यवसाय और बड़ा हो जाएगा तो उसका हिसाब से जैसे जैसे व्यवस्थाएं हैं उसके बाद थोड़ा सा बताइए। प्रशिक्षण के लिए सबसे जो जी प्रशिक्षण के लिए आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूर है, देश के विभिन्न हिस्सों में है, तो सबसे पहले आप अपने लोकल वेटरनरी हॉस्पिटल में पशु चिकित्सक से संपर्क करें, या इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वेटरनरी कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट के पिग फार्म्स हैं, आप वहां पे संपर्क करेंगे तो आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। जी। इसके अलावा आपने जो कुछ स्कीम पूछी है मेरे से, एक भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में एक स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर उद्यमी मित्रा एक पोर्टल है, उद्यमी मित्रा पोर्टल, उसमें किसान भाई अपना रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होती है कि कितने पिग का आप फार्म बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से बजट देना होता है और अपलोड करके आपको उसमें सब्सिडी मिलती है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है भारत सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर। इसके लिए आप अपने लोकल एरिया में जो वेटरनरी ऑफिसर हैं उनसे संपर्क कीजिए, इसके बारे में वो आपको हेल्प करेंगे और आपका जो एप्लीकेशन है उस फार्म के उस पोर्टल के अंदर आपकी
अपलोड करने में मदद करेंगे। जी, तो सरकार की इस स्कीम से भी आप सहायता लेकर शुक्र पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत कैसे कर सकते हैं ये भी बताया। प्रशिक्षण लेना अगर अनिवार्य है, अगर आपके पास प्रशिक्षण नहीं है तो प्रशिक्षण लेने के लिए भी आप जो डॉक्टर साहब ने समाधान बताया वहाँ से संपर्क करके इसमें प्रशिक्षण लीजिए और सरकार द्वारा जो सहायता दी जा रही है उसका फ़ायदा लेकर आप शुक्र पालन का एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे अपने एक्सपर्ट से। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आपके कोई भी सवाल इन दोनों विषय से जुड़े हुए हैं तो टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर विपुल ठाकुर जी, आपका रुख करते हैं एक बार फिर से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि त्योहारों का समय आ चुका है और कुछ दिनों के बाद शादियों का सीज़न भी आ जाएगा। ऐसे समय में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो खाना बच जाता है शादियों में या त्योहारों में, वो पशुओं को कई बार डाल दिया जाता है, और क्योंकि उन खानों में मसालों के प्रयोग और तमाम तरह की चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो क्या उन खानों को भी पशुओं के लिए वो उचित होता है? और अगर उसका प्रबंधन करना हो तो क्या एक पशु ही ऑप्शन है, और क्या पशुओं को देना उचित रहता है? सिंपल स्टमक एनिमल होते हैं वो। लेकिन जो हमारे दूध देने वाले पशु हैं, गाय या भैंस, आपने त्यौहार खासतौर पे अमावस्या पूर्णिमा जब आती हैं तो ऐसे समय में आप सुनते भी होंगे कि अफरा के कारण पशु मर गया जी, क्योंकि ये जो है इनके पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं और इस तरह के जो हाई प्रोटीन वाले या तेल वाले जो प्रोडक्ट तले हुए खाने में, जो शादियों विवाह में भी जो खाना होता है वो तला हुआ ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन पशुओं को नहीं देना है। और यदि गौशालाएं भी आजकल इस तरह का प्रबंधन करने लगी हैं, जो लोग वहाँ दान दे जाते हैं इस तरह की पूरियाँ वगैरह, तो एक साथ ना दे के उसको सूखने के लिए अलग डाल देते हैं और धीरे धीरे वो, जैसे आप 1 किलो 2 किलो की मात्रा में प्रति पशु के हिसाब से वो उसको देते रहते हैं। एक साथ जो शादियों वाला खाना है वो पशु को नहीं देना है, नहीं तो उसमें अफरे की समस्या या अपच की समस्या हो जाएगी, जिससे पशु को परेशानी हो सकती है और कभी कभी पेट फूलने की समस्या की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। पशुओं को जो है संतुलित आहार ही देना है, जिसमें हरा चारा भी हो, सूखा चारा भी हो, और कंसनट्रेट में आप ये पूरियाँ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी फीड कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन ये 1 या 2 किलो ही पशु को एक को देना है, बहुत उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। जी, आहार प्रबंधन की जब हम बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या इस आहार में गुड़ का मिश्रण होना चाहिए, या और ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिसका हम मिश्रण करके उनको बाहर, तो हम जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो तो उचित है, लेकिन खान पान के अगर हम तरीकों में बदलाव कर लेते हैं तो उनको ठंड से बचाया जा सकता है? जी, गुड़ जो है, जो क्या होता है सर्दियों में, जो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, यानी कि शरीर में एनर्जी का अभाव हो जाता है, क्योंकि पशु जो है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए एनवायरनमेंट से स्ट्रेस में या प्रतिद्वंद्विता में होता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उसे लगभग 33 से 38 डिग्री टेम्परेचर अपने शरीर का बना के रखना होता है। तो यदि हम उसे गुड़ जैसा, जो कि आसानी से पच के तुरंत एनर्जी देने वाला वो है, या तेल की मात्रा आधा लीटर तेल या 100-200 ग्राम तेल या 250 ग्राम तेल का तेल खासतौर पे सर्दियों में गुड़ में मिलाकर या नींबू आदि के साथ मिलाकर पशु को देते हैं, तो इससे वो गर्मी मेंटेन कर पाता है शरीर की और उत्पादन भी दूध का अच्छा दे पाता है। तो गुड़ आदि जो है हमें रोजाना या एक दिन छोड़ के एक दिन पशु को देते रहना चाहिए, ताकि उसमें एनर्जी बनी रहे और वो अच्छा उत्पादन देता रहे। जी, और इसके साथ ही एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। घनश्याम है सिद्धार्थ नगर से। घनश्याम, सवाल पूछिए अपना, क्या आपका सवाल है? नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, ये जो आप टीवी में आप वो दिखा रहे हैं, आप अपना इस नस्ल की जानवर कहाँ पे मिलेंगे, इसका फार्म कहाँ पे है? घनश्याम जी, आपका सवाल समझ नहीं पा रहे हम। इस फार्म के बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर, वहाँ से मैं भी मंगाना चाहता हूँ। क्या आप शुक्र पालन के बारे में जानना चाहते हैं? ऐसा मानना है। घनश्याम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, आपके यहाँ से सर मंगाना चाहते हैं हम भी जानवर। जी, रुक करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। डॉक्टर सुनील कुमार जी हमारे दर्शक हैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से। सिद्धार्थनगर में शुक्र पालन करना चाहते हैं, शायद जानकारी चाहते हैं कि कैसे मैं शुरुआत करूं और सिद्धार्थनगर में कहां से मैं नस्ल उपलब्ध हो सकती है इनके लिए। डॉक्टर सुनील जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं जहां तक मुझे सुनाई दिया है कि इनका क्वेश्चन है कि ये उत्तर प्रदेश से हैं और शुगर फार्म कैसे शुरू करें। जी इसके अलावा और कुछ पूछा है इन्होंने मेरे नहीं, ख्याल से। यही सवाल है जी। यही पूछा है ना। जी हाँ तो दूसरा क्या पूछा है? यही सवाल है कि मैं शुगर पालन करना चाहता हूँ, कहाँ से नस्ल प्रबंधन होगी, उपलब्ध होगी, और कैसे मैं इसमें आगे बढ़ूँ। तो घनश्याम जी, आपके नजदीक में बरेली है, बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। आप वहां पे सबसे पहले प्रशिक्षण लीजिए। प्रशिक्षण लेने के बाद अपना शुगर फार्म शुरू कीजिए। आपके एरिया में आप लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर या जो गुर्रा देसी ब्रीड है उसका पालन शुरू कर सकते हैं। और जब आप पालन शुरू करेंगे, साथ में अगर आप लोन के लिए, सब्सिडी के लिए उद्यमी मित्र पोर्टल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लोकल वेटरनरी ऑफिसर से संपर्क करें। इसके बाद जब आपके पास शुगर हो जाए, उससे पहले शुगर का साला बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपको अगर 10 यूनिट का शुगर साला बनाना है, जैसे जिसमें 10 फीमेल और 1 मेल, और उसके बाद आने वाले जो बच्चे होंगे उनको मिला के एक जगह आपको सेलेक्ट करनी है। और उस जगह के अंदर मान के चलिए कि आपको 20 बाड़े बनाने हैं, जिसमें आपको 10 फीमेल के लिए 10 बाड़े, जिसको पेन बोल देते हैं, और एक अलग से मेल के लिए अलग बाड़ा बनाना है। तो उनके लिए जो जगह रखते हैं, मेल के लिए मोटा मोटी 9 बाय 9 फीट का एरिया रखते हैं, कवर्ड एरिया, और अराउंड 6 से 9 बाई फीट का अराउंड हम ओपन एरिया रखते हैं। दोनों तरफ ड्रेन बनानी है, दोनों के बीच में गली होनी चाहिए ताकि आप फीड लेके जा सकें और फार्म ऑपरेशन शेड के अंदर आप कर सकें। इसके अलावा जब आप फार्म स्टार्ट कर लेंगे, उसमें आप एनिमल्स को रखेंगे, पिग्स को रखेंगे, उसके बाद आपको उनकी आयु के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से, उनकी कैटेगरी के हिसाब से आपको उनको दाना देना है। दाना आमतौर पर हम दिन में 2 बार देते हैं, जैसे जो कमर्शियल फीड है, सुबह और शाम। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे जो गिल्ट हैं या साव हैं या जो अडल्ट हैं, उनको 2 से 3 किलो पर दिन, तो सुबह 1.5 किलो, शाम को 1.5 किलो। और जो बच्चे वाले हैं उनमें एक बच्चे के लिए 200 से 300 ग्राम फीड एक्स्ट्रा देना है जी। ठीक है। और जो फीड है बैलेंस फीड होना चाहिए। जैसे फिनिशर के लिए आप 14% के आसपास, 16% के आसपास ये प्रोटीन रख सकते हैं। अडल्ट मेल जो ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं उसमें 18% प्रोटीन रखना है। और जो फीड है वो एक प्रॉपर रेशियो में देना है, उसके साथ नमक मिला के देना है ताकि उनके अंदर खनिज लवण की मात्रा कम ना हो, खनिज लवण भी मिलाना है। इसके बाद टाइम टू टाइम आपको उन पे प्रॉपर वैक्सीनेशन, जैसे मान लीजिए कि अगर आज बच्चे दिए हैं तो 42 दिन के बाद वीनिंग करना है, वीनिंग के बाद आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन उनमें जैसे CSF का किया जाता है, क्लासिकल स्वाइन फीवर का। आपको देखना है कि जो क्लासिफिकेशन स्वाइन फीवर है पशु चिकित्सक की सलाह से या उनके द्वारा किया जाए। उसमें 2 तरह के वैक्सीन आते हैं, सेल कल्चर वैक्सीन और लेप्नाइड वैक्सीन। उसकी आयु के आधार पर ही उसमें उस टाइप का वैक्सीन देना है ताकि मेटल एंटीबॉडी की जो प्रॉब्लम है वो कम की जा सके। उनमें डीवर्मिंग टाइम टू टाइम करते रहना है। 6 माह की आयु में जब एक मादा बड़ी हो जाती है तो उसको फर्स्ट टाइम हीट में आना चाहिए। अगर वो हीट में नहीं आती है तो उसके लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करना है। हीट में आने के बाद उसको मेल पिग से सर्विस देनी है या कृत्रिम प्रजनन करना है। फिर जब वो 114 दिन के बाद बच्चे दे तो बच्चों का आपको प्रबंधन करना है। जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, आपकी सारी आवाज़ हमने सुनी है और उम्मीद करेंगे घनश्याम जी भी सारी जानकारियों के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। राहुल पटेल जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सर, मेरी गाय को रिटर्न सर्रा हो जाता है जी, तो सर उसके लिए क्या करें? जी डॉक्टर विपुल जी। जी देखिए, मैंने जैसा कि शुरू में बताया था, जो क्रॉसब्रेड गाय हैं या बाहर देशी नस्ल की गाय नहीं हैं, जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, उनमें सर्रा यानी कि ट्रिपैनोसोमा का इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। ये मच्छरों से और इनसे फैलता है। ब्लड का परजीवी है, ये प्रोटोजोआ है। तो मैंने जैसा कि बताया जबलपुर से हैं, तो जबलपुर में तो वेटनरी कॉलेज भी है। पूरे मध्य प्रदेश की वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है पशु चिकित्सा की, वो जबलपुर में ही स्थित है। तो ये वहाँ जाकर या किसी लैब पे जाके ब्लड की जाँच नियमित रूप से कराते रहें। दूसरा, ये अपनी जो पशुशाला है उसमें जालियाँ लगा के रखें या मच्छर मक्खियाँ ना आएँ उसमें और किल्लियाँ ना आएँ, उनका प्रबंधन करें। किल्लियों के लिए किल्लियों मारने वाली दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं जो पानी में मिला के लगाई जाती हैं। यहाँ पर डोज वगैरह बताना उचित नहीं होगा। पशु चिकित्सक की सलाह लेके उसे उचित मात्रा में उसे लगाते रहें ताकि पशु पे बाह्य परजीवी ना आए। यदि बाह्य परजीवी नहीं आएंगे, जो ब्लड में होने वाली जो बीमारियाँ हैं, सर्रा है, थिलेरिया है या बबेशिया है, वो परजीवी ब्लड में प्रवेश नहीं करेंगे तो इनकी गाय हमें स्वस्थ रहेगी। दूसरा है, क्योंकि जानलेवा बीमारी है तो इसका इलाज, बुखार इसमें बार बार आता है और जाता है,
तो नियमित रूप से इसका ये इलाज अवश्य कराएं पशु चिकित्सक की सलाह से। लेकिन अपने जो इनको रखरखाव जो है, इनको मैनेजमेंट पशुशाला का प्रबंधन अवश्य करना पड़ेगा ताकि बार बार ये इन्फेक्शन ना आए। जी डॉक्टर विपुल जी, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बदलते हुए मौसम के साथ जैसे सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सर्दियों के बाद हम फिर गर्मियों की तरफ बढ़ेंगे, फिर बरसात की तरफ बढ़ेंगे, इन तीनों मौसम के बदलाव के बीच में टीकाकरण कोई होता है जो अवश्य हर पशु पालक को करा लेना चाहिए और वो टीकाकरण ज़्यादा क्षमता रखता है किसान भाइयों को और तमाम बीमारियों से बचाने के लिए? देखिए, पुरानी कहावत है कि इलाज से बचाव अच्छा, और क्योंकि बचाव करने से पशुपालक जो है एक तो प्रोडक्शन लॉसेज नहीं होते बीमारी के दौरान जो होते हैं, और इलाज का खर्चा भी बचता ही है। तो विशेषकर जो राष्ट्रीय जो रोग नियंत्रण परियोजना है भारत सरकार की, उसमें FMD यानी कि मुंहखुर रोग के और ब्रुसेल्ला का जो टीकाकरण तो किया ही जा रहा है मुफ्त, और साथ साथ जो ये दुधारू पशुओं पे ही मैं मुख्यतः बताना चाहूँगा, HS का टीकाकरण यानी कि गला घोटू जो रोग है उसका टीकाकरण भी किया जाता है। लगभग हर 6 महीने पे ये टीकाकरण रिपीट किया जाता है। जो FMD का, क्योंकि वैक्सीन लाइव वैक्सीन होती है, थोड़ा बुखार वगैरह भी ला सकती है, तो ये जो है जाबिन पशु में बचना चाहिए। लेकिन अगर यदि हम शुरू से ही कराते हुए चल रहे हैं तो 6 से 7 महीने इस टीके की इम्यूनिटी भी रहती है। तो जाबिन कराने से पहले पशु को यदि हमने टीकाकरण करा दिया है तो जाबिन के दौरान जब तक वो बच्चा नहीं दे रही है उस दौरान टीकाकरण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। दूसरा, गला घोटू का टीकाकरण भी समय समय पे कराते रहना है हर 6 महीने पे। इसके अलावा ब्रुसेल्ला का टीकाकरण केवल बच्चियों में ही किया जाता है, यानी कि जो फीमेल्स हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अबॉर्शन की समस्या यानी कि बच्चा गिराने की समस्या पैदा करती है। साथ ही जूनोटिक बीमारी भी है कि मनुष्य में भी ये फैलती है, और यही समय स्टेरिलिटी की समस्या या बुखार की समस्या, जोड़ों की दर्द की समस्या जो पशुपालक हैं या जो एनिमल हेल्थ वर्कर्स हैं उनमें करती है। तो ये गाय बछिया में जो भी फीमेल्स हैं उन पर लगभग 6 से 8 महीने पर ये टीकाकरण करवा लेना चाहिए। मुख्यतः 3 बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण कराना है। इसके अलावा टेटनस का टीकाकरण, रेबीज का टीकाकरण, यदि कुत्ता वगैरह काट ले तो ये भी कराना है, क्योंकि रेबीज की बीमारी भी आजकल देखने में आ रही है। कुत्ता काट लेता है, पशु चरने जाता है, नेवला काट के चला जाता है अचानक से। रेबीज क्योंकि जानलेवा बीमारी है, ये सभी लोग जानते हैं, जैसे मनुष्य में, कुत्ते में, लेकिन ये सभी जो गर्म खून वाले जानवर हैं, चाहे वो घोड़ा है, गाय है, बछिया है, उनमें होती है। और विशेषकर जब वाइल्ड एनिमल कोई काट के चुपचाप से चला जाता है तो पशुपालक को पता भी नहीं चलता, या कभी कभी कुत्ता काट के चला जाता है। तो रेबीज का टीकाकरण पे भी ध्यान देने की आज के समय में आवश्यकता है, क्योंकि गाय भैंस बहुत ही उग्र हो जाती है यदि उन्हें भी होता है, और वो कभी कभी पशुपालक को भी काट लेती है, घोड़े या गाय भैंस। तो इसका टीकाकरण भी अवश्य कराना अब शुरू कर देना चाहिए। जी, तो ये कुछ मुख्य टीकाकरण है जिसको हर पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद रफत अली हैं, संभल उत्तर प्रदेश से। रफत अली जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, हमारी भैंस जो है 2 महीने की ब्याई हुई है। 2 महीने से 2 महीने की ब्याई हुई है जी, और दूध दे रही थी 4 दिन से। पता नहीं क्या हो गया कि एक टाइम उल जाती है, मतलब बैठते हैं तो फिर एक टाइम पे आ रही है। जी डॉक्टर विपुल ठाकुर जी, ये देखिए 2 महीने से ब्याई हुई है, तो पहले तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा क्या उसने मैला वगैरह ठीक से गिरा दिया था और जेर वगैरह उसकी ठीक से गिर गई थी? मोहम्मद रफत अली जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या उसने जेर वगैरह ठीक से गिरा दी थी? चलिए, मुख्यतः क्या होता है, यदि पशु जेर ठीक से नहीं गिराता है या मैला उसका ठीक से नहीं निकलता है बच्चेदानी का, तो कभी कभी उसके अंदर इन्फेक्शन रह जाता है, वो जो कि थनों तक भी पहुंच जाता है जी। तो इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक तो दूध के थनों की जांच करा ले। हो सकता है थनों में उसके सूजन हो हल्की फुल्की, इसलिए वो दूध ना निकालने दे रही हो। दूसरा, यदि मेस्टाइटिस की समस्या रही होगी, क्यों मैला वगैरह नहीं दिखाला होगा, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन चला गया होगा, तो भी देखने में आता है कि पशु दूध ठीक से नहीं देता है। इसके अलावा ये जो मैंने पहले ही बताया था, कृमि नाशक दवाइयों का यानी कि डिवॉर्मिंग जरूर करा लें, तो भी पशु दूध ठीक से देने लगेगा। ये मुख्य, और खून की जांच एक बार करा लें यदि बार बार हो रहा है। लेकिन सबसे पहले देख लें कि नीचे पशु के कोई चोट तो नहीं लगी हुई है थनों में। यदि चोट नहीं है और सूजन नहीं है तो ये ब्लड की जांच या ये कृमिनाशक दवाइयाँ दें तो इनको अवश्य ही लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर विपुल ठाकुर जी, कई बार यहाँ पर जिक्र हुआ ब्लड टेस्ट की बात हम कर रहे हैं। अगर किसान भाई सावधानी के तौर पर, एक एहतियात के तौर पर साल में 2 बार का ब्लड टेस्ट हर पशु का करा लिया जाए तो भी काफ़ी कारगर होता है कि किसी भी बीमारी से अपने पशु की देखभाल हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे और पशु को सुरक्षित रख पाएंगे। क्या ये उचित होना चाहिए और क्या हर किसान को ये करना चाहिए? पुलकित जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसे कि हम इंसानों में भी हर 6 महीने में या साल में एक बार तो ब्लड टेस्टिंग कराने की बात की जाती है। जो हमारे दुधारू पशु हैं, ये प्रोडक्शन लोड में तो होते ही हैं, तो इनके अंदर से खनिज तत्वों की कमी निरंतर होती रहती है। तो ब्लड, और साथ ही आजकल जो बीमारियां हैं, खून की बीमारियां हैं, वो भी होती रहती हैं। यदि पशुपालक संभव हो तो, क्योंकि या बीमारी से पहले भी यदि खून की जांच कराता रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां, खासतौर पे खनिज तत्वों की कमी है, इस तरह की या न्यूट्रिशन की जो कमी हो रही है, वो उसको पता चलती रहेंगी और उसका अच्छा रखरखाव वो
कर पाएगा और बीमारी से अपने पशुओं को बचा पाएगा। आजकल प्राइवेट लैब भी खुलती जा रही हैं वेटनरी में, हर शहर में, बड़े शहर में, और वेटनरी कॉलेजेस की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये जांचें उपलब्ध हैं, तो पशुपालक यदि ये कराता रहे और डिवर्मिंग समय समय पे करता रहे तो वो अच्छा उत्पादन पा सकता है। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर किसान भाई इसमें आगे बढ़ते हैं तो बेशक बिना किसी रुकावट के अपने पशु की बेहतर देखभाल तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ जो आपकी शिकायतें रहती हैं कि उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है, वो भी शिकायतें आपकी लगभग दूर हो सकती हैं। तो किसान भाई इन बातों को भी ध्यान में रखकर पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ें और बदलाव को निरंतर करते रहें। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि सूकर पालन से मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उसकी डिमांड भी देश भर के तमाम जगहों पर देखने को मिलती है। मीट के अतिरिक्त हम ऐसे कौन कौन से उत्पाद सूकर पालन से ले सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि सूकर पालन से हम खाद भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि खाद कैसे बनाई जा सकती है और ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जो किसान भाई सूकर पालन से और बना सकते हैं। शुक्र पालन से जो उत्पाद बना सकते हैं, पहले तो एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में शुक्र पालन करना है, उसके बाद उसका जो स्लाटर है वो भी साइंटिफिक वे में करना है, ह्यूमनी मेथड से करना है। वो जो स्लाटर हाउस है वो प्रॉपर साइंटिफिक वे में बनाया जाना चाहिए। उसके बाद जो मीट की प्रोसेसिंग होती है वो एक साइंटिफिक वे में होती है। प्रोसेसिंग के लिए और उसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है, साफ सफाई, हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उसमें जो जो उत्पाद बना सकते हैं, जैसे नगेट है, सॉसेज है, सलामी है, फ्रैंकफर्टर है, मोमोज है, इस टाइप के जो हम प्रोडक्ट हैं सुक्रोज के उत्पाद से बना सकते हैं। ये उत्पादों को हम फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रीज फ्रोजन करके भी इनको मार्केट में सेल किया जा सकता है। और जब भी इस चीज का एक चीज का ध्यान रखें कि जो ये उत्पाद बनाए जाएं साइंटिफिक वे में बनाए जाएं, प्रॉपर तरीके से बनाए जाएं, ताकि इसका जो मार्केट में जो ह्यूमन के लिए कंजप्शन के लिए सेफ रहें। सबसे बड़ा एक यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है, हाइजीन का ध्यान रखें और वैज्ञानिक पद्धति से बनाएं। और जो आपने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जी डॉक्टर साहब, ये सवाल था कि जैसे शुक्र पालन करने वाले जो पशुपालक हैं या किसान भाई हैं, जो खाद के लिए आपने पूछा था, जो शुक्रों के जो एक्सक्रीटा से खाद बनाई जा सकती है, वर्मिंग कंपोस्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए आपने कुछ पिट्स बनाई जाती हैं, पिट्स के अंदर जो शुक्रों का एक्सक्रीटा है वो डालना है, उसको एयर टाइट करना है और अराउंड 40 दिन के बाद उसमें से निकालना है। और जब वो भुरभुरा हो जाए उसके बाद आप उसको जी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो ऑटोमेटिकली उसमें जो केक्स बनेंगे और उस केक्स को एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। और एक बात मैं खासकर आपको बताना चाहूंगा, जब भी शुक्र पालन करते हैं तो हेल्थ में बायोसिक्योरिटी का जरूर ध्यान रखना है। शुक्रों में बीमारियां भी काफी आती हैं, हमें लगता है कि प्रॉफिटेबल फार्मिंग है, लेकिन उसके साथ साथ बीमारियों का भी ध्यान रखना है। उसके लिए समय समय पर टीकाकरण और बायोसिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखना है। आजकल जैसे बीमारी चलो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर से कुछ किसान भाइयों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी कोई टीकाकरण भी नहीं है। तो इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें कि अपने फार्म में बायोसिक्योरिटी मेजर रखें, जैसे किसी भी बाहर से आगंतुक की कोई एंट्री ना होने दें। तो अगर कोई जाना है तो प्रॉपर बायोसिक्योरिटी ड्रेस में जाए,
जो उनके लिए बीमारियों का प्रबंधन पूरी तरह से किया जाए, और टाइम टू टाइम ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव किया जाए। उसके बाद फार्म को सुबह शाम क्लीन किया जाए। तो इन चीजों का ध्यान रख के बायोसिक्योरिटी मेजर से अपने फार्म को बचा सकते हैं। जी, तो इन बातों का भी जो पशुपालक भाई हैं अगर शुक्र पालन करना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फिलहाल एक दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। सोनू है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। सोनू जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। वो मेरी गाय को लंपी वायरस हो गया है जी, तो वो काफी कमजोर हो गई है। उसके पेट में बच्चा भी है, 2 महीने बाद बच्चा देगी जी। तो स्वास्थ्य के लिए सुधार के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा उसको? डॉक्टर विपुल ठाकुर जी, लंपी वायरस से जी ग्रस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो पिछले कुछ वर्षों से आई है और खासतौर पे गायों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करी है, जो कि लंपी स्किन डिजीज जो पॉक्स वायरस से होती है। इसका भी अब भारत सरकार द्वारा टीकाकरण लॉन्च किया जा चुका है। एक तो सभी किसान भाइयों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इसका समय पे टीकाकरण अवश्य करा लें पशु चिकित्सक से मिलकर, क्योंकि काफ़ी जानलेवा बीमारी है। स्किन पे तो ये इफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन ये शरीर के सभी ऑर्गन्स को, लिवर को इत्यादि को, सभी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और पशु इससे उभरने में बहुत ज़्यादा समय लगाता है। तो अब इनको मेरी यही सलाह है जो वाराणसी से भाई साहब बोल रहे हैं कि अपने पशु का एक तो उचित रखरखाव रखें, उसको खान पान में बैलेंस राशन दें, थोड़ा प्रोटीन इंटेक यानी खल आदि उसको ज़्यादा देने की कोशिश करें, और साथ में उसको लिवर टॉनिक वगैरह भी दें, क्योंकि ये जो मैंने जैसा कि बताया सभी ऑर्गन्स को ये वायरस जो है इफेक्ट करता है। तो इसको लिवर टॉनिक साथ में देते रहें ताकि इसका खान पान जो है ठीक से हजम इसको होने लगे, और हल्का और सुपाच्य ही से खाना दें। बहुत ज़्यादा जल्दी में ना रहें और परेशान ना हो। रिकवरी में थोड़ा समय लगता है इसमें। बीमारी से तो पशु निकल आता है कि बुखार वगैरह तो बंद हो जाता है उसे, लेकिन उत्पादन पे वापस लौटने में थोड़ा समय लगेगा। साथ में डिमॉर्मिंग वगैरह अगर यदि नहीं की है तो वो भी कर दें, लेकिन इसको लिवर टॉनिक और ये सब चीज़ें और उचित जो बैलेंस राशन है, खल चूरी आदि वो ज़रूर दें ताकि पशु के शरीर को ताकत मिले वापस से और वो वापस से प्रोडक्शन पे लौट सके। जी, तो सोनू जी, आप इस प्रकार के समाधान करके अपने जो गाय है उसको सुरक्षित कर सकते हैं और आशा करेंगे कि आपकी गाय जल्दी सुरक्षित होकर आपको उचित आपको लाभ देना शुरू कर देगी। डॉक्टर सुनील कुमार जी, एक बार फिर से लौटते हैं आपके पास। डॉक्टर सुनील कुमार जी, इन तमाम चर्चाओं के बीच कुछ महत्वपूर्ण, कुछ मुख्य बिंदु जो और जानने योग्य हैं जो शुक्र पालन में अक्सर किसान भाई भूल जाते हैं, तो उन बिंदुओं पर मैं आपका चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें। डॉक्टर सुनील कुमार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, सवाल दोहराऊं मैं? हाँ, आप एक बार सवाल दोहरा सकते हैं। सुनील कुमार जी, थोड़ा कम शब्दों में क्योंकि समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी चर्चा के दौरान कोई मुख्य बिंदु जो हमसे छूट गया हो, जिसका जिक्र आप करना चाहते हैं या शुक्र पालकों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो। हाँ, मैं इसमें कुछ मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि सबसे पहले प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण लेने के बाद ही अपना फार्म शुरू करें, और उसके लिए जो नस्लों का चयन करें वो अच्छी नस्ल चयन करें। उसके लिए आप अपने लोकल वेटरनरी ऑफिसर से या लोकल वेटरनरी कॉलेज से या आईसीआर संस्थान से संपर्क करें। अच्छी गुणवत्ता वाला फीड दें, कृत्रिम प्रजनन को अपनाएं, और जो बोर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम करें। कृत्रिम प्रजनन से बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा, खर्चा भी कम होगा। वैक्सीनेशन, टीकाकरण का खासकर ध्यान रखें। बायोसिक्योरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखें ताकि आपके फार्म में बीमारियां कम से कम आए। और एक बैकयार्ड पिगरी फार्मिंग से एक बिजनेस टाइप की पिगरी फार्मिंग की तरफ सोचें। अपने फार्म को छोटा से स्टार्ट करें और उसको बढ़ावा दें और उसको बड़े स्केल पे करें। देश में डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसकी बहुत डिमांड है कंट्री में, नॉट ओनली कंट्री में, पूरे विदेशों में भी इसकी बहुत डिमांड है। और इसके आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी से बहुत ज्यादा लाभ कमाने के चांस हैं। तो इससे आप अपना पिग फार्मिंग अच्छे से कर सकते हैं। जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, आपने बहुत बेहतरीन जानकारियां शुक्र पालन को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। उम्मीद करेंगे जो ये डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, इन जानकारियों के से लाभ लेकर हमारे जो किसान भाई हैं इसकी तरफ मुड़ेंगे और इस गैप को कम करने में हमारे जो किसान भाई हैं वो अपना योगदान दे पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी शुक्र पालन को लेकर साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जी, डॉक्टर विपुल ठाकुर जी, अब आपका रुख करते हैं। समय समाप्ति का इशारा कर रहा है, आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे हम कि कुछ मोटी बातें, जो महत्वपूर्ण बातें रह गई हों, जो किसान भाइयों के लिए बहुत आवश्यक है इस बदलते हुए मौसम के साथ देखभाल करने में। देखिए, जो पशुपालक हैं ज़्यादातर वो सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा ऑपरेटिव रहते हैं। तो मेरा पशुपालक से अनुरोध है कि सुबह के समय या शाम के समय पशु को बाहर ना निकालें, क्योंकि इस समय अब मौसम ठंडा होने लगा है और ओस भी पड़ने लगी है। दूसरा, ठंडा पानी पशु को बिल्कुल ना दें। और टीकाकरण के लिए मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, जो भी केंद्रीय योजनाएं या प्रदेश सरकार की
योजनाएं हैं, FMD, HS, लंपी स्किन या जो भी जानलेवा बीमारियां हैं, उनकी पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं, तो बहुत सारी बीमारियों से वो अपने पशु को बचा सकते हैं और लाभकारी पशुपालन कर सकते हैं। जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूँगा कि जो गाभिन पशु हैं, क्या उनके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है सर्दियों के मौसम में? जी बिल्कुल, गाभिन पशु जो कि आने वाली संतति को देने वाला होता है हमें, तो उसे हमें ठंड से अवश्य बचाना है और उसे और पशुओं से जो एडवांस प्रेगनेंसी में 8 या 9 महीने की पे है, तो अन्य पशुओं से उसे थोड़ा अलग बांधना है। उसका फर्श भी चिकना आदि नहीं होना चाहिए, नीचे उसको गद्दे या पुआल की व्यवस्था हमें करनी चाहिए और उसको कंसंट्रेट आदि भी अच्छे से देना चाहिए। जब वो पशु को दर्द शुरू हो जाए उस समय पे कैल्शियम हमें उसे नहीं देना चाहिए आखिरी 2-3 दिन में, वरना उसमें मिल्क फीवर की समस्या भी आ सकती है। और टेम्परेचर मेंटेनेंस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं गाभिन पशुओं के लिए। और बदलते हुए मौसम में उसके रखरखाव से लेकर खान पान से लेकर उसके आहार प्रबंधन से लेकर इन तमाम बातों का पशुपालक भाई विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप इस मौसम में अपने पशुओं की अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएंगे। और जो आपकी शिकायतें रहती हैं कि उत्पादन कम हो गया, लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये शिकायतें भी आपकी दूर हो सकती हैं। डॉक्टर विपुल ठाकुर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय होंगे जिसको लेकर हम कार्यक्रम करेंगे, बात करेंगे पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कर कैसे आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा रेशम कीट पालन। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों विषय से जुड़े आपके जो भी सवाल होंगे वो कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आपको पता है आपको क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं डीडी किसान के कॉल सेंटर का 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में ये नंबर खुला रहता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं इस जानकारियों का विस्तार हो, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं, उसको स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। जब बीज धरती को छूता है तो उसका रंग केवल एक ही होता है, वो है किसान की मेहनत। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। जीएसटी के अंदर में कटौती हुई है। अब चूंकि ये लग रहा है कि इसका एक बड़ा बेनिफिट जो है वो किसानों की तरफ भी जाएगा, कितना असर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे पर्टिकुलरली देख रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा असर दिखेगा। अच्छा असर दिखेगा। 7% तो जीएसटी और फर्टिलाइजर पे भी कॉस्टिंग में बहुत फर्क आने वाला है। सोयाबीन मार्केट क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि इस बार सोयाबीन की जो खरीफ क्रॉप है वो इम्पैक्ट होगी। हमारा लोकल मार्केट ही इतना एफिशिएंट है कि हमारे फार्मर्स को बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सरप्लस में हैं तो निश्चित ही हम चाइना की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। महाराष्ट्र के किसानों की सोच सफलता की ओर। वर्धा जिले के लाल मेहनत का कमाल। वायगांव हल्दिया में हल्दी की खास खेती। जीआई टैग से किसानों को मिली खास पहचान।
इस रविवार वायगांव के किसानों की कहानी मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।